हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका एक बार फिर से इस आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन के सीरीज़ में। आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ ये SN2 का वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन आईआईटी जेई। ये पूछा गया था 2013 के अंदर, आईआईटी जेई 2013। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पोटेशियम आयोडाइड इन एसीटोन अंडरगोज SN2 रिएक्शन। जैसा आप सभी को मालूम होगा कि एसीटोन एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर तो है बट एप्रोटिक है। CH3CO CH3 इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल बट इसमें कोई OH या NH लिंकेज नहीं है। तो जब भी ऐसा लिंकेज ना हो तो ऐसे केस में जो नेगेटिव आयन है, यानी जैसे आयोडाइड आयन मैंने लिया है, ये अच्छे से सॉल्वेट नहीं होता है, मतलब इसके अराउंड सॉल्वेंट का लेयर नहीं होगा। अगर वाटर लेते तो क्या होता, तो वाटर क्या करता है, यहाँ पे H एंड से इसको सॉल्वेट कर लेता, हर जगह पे वही HOH की बॉन्डिंग हो जाती। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बल्की हो जाता, इसका मूव करने का टेंडेंसी डिक्रीज़ कर जाता। तो यहाँ पे जो भी मैं अभी यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम लास्ट तक, वीडियो को स्किप नहीं करना है, तो आपको कुछ नया चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो SN2 को ये प्रमोट करता है, एसीटोन मीडियम और गुड न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों ही SN2 को प्रमोट करता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये चारों मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और उनका रिलेटिव रेट पूछ रहा है कि कौन फास्ट रिएक्ट करेगा और कौन रिलेटिवली स्लो रिएक्ट करेगा। अब मैं बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने उस एग्ज़ाम में मिस्टेक किया था उनकी गलती क्या थी। अगर आप देखो तो इनका एक पहले जनरल मैकेनिज़्म मैं डिस्कस कर लेता हूँ, SN2 होता कैसे है। तो SN2 रिएक्शन के लिए ये मैं आपके सामने पूरा 3D डायग्राम इसका प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारा लीविंग ग्रुप जो कि क्लोरीन है और यहाँ से I- अटैक कर रहा है। तो जैसे जैसे ये आयोडीन इसके पास आता है, अच्छा ये किधर अटैक करेगा, तो भाई एक बात मैं बता दूं कि आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में सीखा होगा कि 1s प्लस 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस एंड फॉर्म टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड ये बना हुआ है। तो अगर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है यहाँ पे तो सिग्मा स्टार भी होगा। तो सिग्मा स्टार इसका इस साइड में और क्लोरीन के बाहर की साइड में लोब उसका एक्सपोज्ड होता है। आप MOT के मेरे किसी वीडियो में अगर आप चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो लीविंग ग्रुप है इसी लाइन के अलॉन्ग पीछे के डायरेक्शन में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार ये यहाँ प्रेजेंट होता है। ये मैं MOT के लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अदरवाइज़ आप नॉर्मली अगर समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये इधर से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये पास आएगा वैसे वैसे ये जो बॉन्डिंग है इनके बीच में वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे और I- लगभग इसके साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी में होगा और जो लीविंग ग्रुप है वो लगभग इसको छोड़ने की टेंडेंसी में होगा। और इसी पर्टिकुलर फॉर्म को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट है और इसके बाद क्या होगा, आयोडीन इसके साथ जुड़ेगा और क्लोरीन कंप्लीटली निकल चुका होगा। ये अभी भी क्लोरीन कहीं ना कहीं अपने ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपको फाइनली कंपाउंड इन्वर्टेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। यही है जनरल SN2। तो आप देखो ये कोई दो स्टेप नहीं है क्योंकि ये कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हुआ है, ये यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच रहा है, तो इसको वन स्टेप प्रोसेस बोलते हैं। इसमें सिंगल ट्रांजिशन स्टेट आया है, ये बिल्कुल ऐसा और फिर ये है इसका TS जो मैंने यहाँ दिखाया है आपको।
इसको देखने के बाद क्या समझ में आता है कि अगर आप इसका रेट एक्सप्रेशन कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन हो, I माइनस प्लस CH3Cl एंड फॉर्मिंग CH3I प्लस Cl माइनस, ये अगर एलिमेंट्री वन स्टेप का रिएक्शन है तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू एलिमेंट्री रिएक्शन में जो उनका स्टोइक्योमेट्री वही उनका पावर होता है। तो हमारे पास ऑर्डर कितना आ गया इसका 2। अब बात करते हैं इनके रिलेटिव, इसीलिए इसका SN2 नाम पड़ा है। अब बात करते हैं इनके रिलेटिव रेट और कौन से फैक्टर्स हैं जो SN2 को इफ़ेक्ट करने वाले। पहली बात तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीसीज़ है न्यूक्लियोफाइल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये अटैक कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो इसका स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और क्या अदर फैक्टर्स है, तो जैसे जैसे ये नज़दीक आ रहा है इसके, जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं और जो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, इनके बीच में रिपल्शन होगा। और शायद इसीलिए जो मैं आपको एनर्जी मैप दिखा रहा था उसमें मैंने क्या दिखाया था कि ऐसे एनर्जी बढ़ता है, फिर एक मैक्सिमा आने के बाद फिर बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी ये जो TS मैंने दिखाया है आपको। तो किससे इन्फ्लुएंस्ड होगा ये, तो क्लियरली रेट ऑफ SN2 reaction inversely proportional to steric crowding। अब ये स्टेरिक क्राउडिंग सिर्फ इसी का नहीं, बल्कि यही जो अटैच है इनका नहीं, बल्कि इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल का भी होता है। खैर हमारा यहाँ पे डिस्कशन सिर्फ इसको लेकर के है। तो अगर आप इसको बल्कि बनाएंगे, जैसे आप इसके जगह पे CH3 डाल दीजिए, H के जगह पे अगर आपने CH3 ऐड कर दिया, CH3 CH3 CH3, तो क्या होगा, ये और बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। ऐसे केस में ये बहुत डिफ़िकल्ट और ऑलमोस्ट SN2 नेग्लिजिबल है ऐसे केस में। तो क्लियरली हमें मालूम है कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग के अपोजिट होता है, और ये जानकारी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रहती है, इसलिए वो यहाँ पे जब टिक करने की बारी आई तो सबको ये लगा कि सबसे ज़्यादा फास्ट जो रिएक्शन होगा वो इसके द्वारा होगा, सबसे ज़्यादा फास्ट इसके द्वारा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है कार्बन के पास, जबकि बाकी जगहों पे देखिए यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन भी है और 1 डिग्री भी है। यहाँ देखिए तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हालांकि है ये 1 डिग्री। तो सबके हिसाब से क्या आया कि यार P तो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाया किसी ने तो ये कर दिया, और इसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने टिक किया था उस ईयर में। तो क्या गड़बड़ी है आखिर इसमें, क्योंकि ये अभी SN2 का ये सिर्फ एक आधा डिस्कशन मैंने किया है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आप ट्रांजिशन स्टेट देखें तो ट्रांजिशन स्टेट को अगर कोई भी फैक्टर स्टेबलाइज कर दे, स्टेबलाइज कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, इस ट्रांजिशन स्टेट को अगर कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर मिल जाए तो वो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लोअर हो जाएगा, एंड इफ़ द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट विल लोअर डाउन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगा। एंड अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए तो K इज इक्वल टू A⁻−EA/RT से अगर आप ये डिक्रीज़ करोगे तो K बढ़ेगा, और K अगर बढ़ गया, रेट कांस्टेंट बढ़ गया, तो रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट इज इक्वल टू K इंटू RCl इंटू न्यूक्लियोफाइल, यही है हमारा रेट। तो अगर K बढ़ गया तो रेट भी बढ़ जाएगा, और K कब बढ़ सकता है, जब एक्टिवेशन एनर्जी हम कम कर दें। तो यहाँ पे आप देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने के लिए और क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस टाइम पे ये रिएक्शन हो रहा है, अगर उस रिएक्शन के ड्यूरेशन में कोई भी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स अगर इनके साथ रेजोनेट कर सके तो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मैं डायरेक्टली वही एक मॉलिक्यूल ले ले रहा हूँ जहाँ पे अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Li, यानी Li का मतलब यहाँ पे मेरा लीविंग ग्रुप है Lg, मैं उसको चलिए यहाँ पे क्लोरीन ही सेट कर लेता हूँ और वहीं से दिखाता हूँ।
तो इसका अगर मैं ऑर्बिटल पिक्चर बनाने की कोशिश करूँ ट्रांजिशन स्टेट के अंदर तो कैसा होगा, ये कुछ इस तरह का होगा। और यहाँ पे मतलब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल यानी आयोडीन अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन ऑलमोस्ट अब निकलने वाला होगा। तो मैंने उसको लगभग ऐसा दिखा दिया। अब इस स्टेज को देखने की कोशिश करिए। ये हमारा TS है, किसके केस में, जब I- इस पे अटैक कर रहा है यानी अलाइल क्लोराइड पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो ये 1 डिग्री है, मतलब हिंड्रेंस भी कम है। दूसरा, यहाँ पे जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट में ये ऑर्बिटल पैरेलल होगा, जैसे ये ऑर्बिटल खाली होकर के इसके पैरेलल होगा, वैसे ही इनका और इनके साथ रेजोनेंस होने का पूरा, ये बिल्कुल वैसे ही रेजोनेंस जैसे आप कार्बोकेटायन में आपने देखा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ CH2 प्लस में अगर आपको याद हो तो इस कार्बोकेटायन में ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आकर के यहाँ प्लस और डबल बॉन्ड CH2 करता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये यहाँ पे रेजोनेट कर सकता है। और अगर आपको मालूम है कि रेजोनेंस किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो जाए तो उसका एनर्जी अपने नॉर्मल नॉन रेजोनेटेड फॉर्म से काफ़ी डिक्रीज़ कर जाता है। तो अगर वो एनर्जी डिक्रीज़ किया तो यानी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो उसी तरीके से बच्चों ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी डिक्रीज़ करेगा अगर कॉन्जुगेशन होने का कोई चांस हुआ। और यहाँ पे अगर हमारे पास लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा बीटा गामा यानी बीटा गामा पे अगर आप पाई बॉन्ड डालते हो तो वो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन दे सकता है, उसको स्टेबलाइज कर सकता है ट्रांजिशन स्टेट में। इस वजह से मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉलिक्यूल है, अगर आपने यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं रखा है, आपने सिंपली ये मॉलिक्यूल लिया है एन प्रोपाइल, इसके कंपैरिजन में अगर ये रेट R0 आता है बच्चों तो इसका रेट अराउंड 60 to 70 टाइम्स बढ़ जाएगा। मोर देन 70 टाइम्स आप इसका रेट होने वाला है जस्ट ये कॉन्जुगेशन की वजह से। तो ठीक है, कॉन्जुगेशन इस रेट को बढ़ा रहा है। क्या ये इतना ज़्यादा बढ़ा पाएगा कि, क्योंकि थोड़ा तो हिंड्रेंस भी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, इसको आने में थोड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है। मिथाइल में तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उसके जगह पे क्या है, आप देखिए मिथाइल में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। तो हाँ, क्राउडिंग तो अनडाउटेबली अफेक्ट करेगा। तो अब इन दोनों में ज़्यादा किसका होगा, किसका रेट ज़्यादा होगा, इसमें और इसमें? तो इन दोनों में अभी भी ज़्यादा रेट इसी का होने वाला है। मैं आपको लास्ट में स्टैंडर्ड बुक का डेटा भी दिखाऊंगा कि कितना टाइम्स होता है। तो अभी आप पहले समझ लीजिए इन दोनों में इसका ही ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, यहाँ तो हिंड्रेंस है, ये तो क्लियरली साफ दिख रहा है कि ये नहीं। अब वही बीटा गामा यानी अल्फ़ा बीटा और गामा, बीटा गामा अनसेचुरेशन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अल्फ़ा इसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा, आप देखो बीटा गामा अनसेचुरेशन यहाँ पे है। और सबसे ख़ास बात इस अनसेचुरेशन का ये है कि ये विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेके आ गए तो वो क्या करने वाला है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये जो ट्रांजिशन स्टेट था, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मैंने ला दिया, तो ये ट्रांजिशन स्टेट ये जो डेवलप होने जा रहा है यहाँ पे, इसके एनर्जी को कम करता है। कैसे? क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ मोर और मोर पॉजिटिव क्रिएट करेगा। तो ऐसे केस में जो न्यूक्लियोफाइल आपका आने वाला है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो इस पॉजिटिव से ज़्यादा ईजिली अट्रैक्ट होगा। ईजिली अट्रैक्ट हुआ मतलब कि ये ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी डिक्रीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है वो कि यहाँ विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया सिर्फ उतने से, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे खास बात ये है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डालने से एक और स्पेशल इफ़ेक्ट आता है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, इस रिएक्शन के केस में अराउंड 10 to the power 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाता है रेट एज़ कंपेयर टू अगर आप नॉर्मली डिस्कशन करें नॉर्मल प्रोपेन के साथ, अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं KI का, इसके कंपैरिजन में इसका जो रेट है वो 10 बहुत ज़्यादा, आप देख लो 10 to the power 5 1 लाख टाइम इंक्रीज़ हो गया रेट। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसको समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको
थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जानकारी होना चाहिए। मैं ट्राई करता हूँ समझाने का, उसके बाद मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा जो एक स्टैंडर्ड बुक में इसके बारे में मेंशन है। ठीक है, तो क्या है भाई इसके अंदर, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 एंड लीविंग ग्रुप है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देखिए सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे ये पाई है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास दोनों ही, मतलब C डबल बॉन्ड O यानी स्पेशली पाई के पास, तो जहाँ पे पाई है आपने ये सीखा है कि पाई है तो पाई स्टार भी होगा। तो यहाँ पे पाई और पाई स्टार दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। C डबल बॉन्ड O के केस में बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास पाई एंड पाई स्टार दोनों ही प्रेजेंट है। अच्छा, पाई फिल्ड है, पाई स्टार एम्प्टी है। बगल में आप देखें तो यहाँ पे सिग्मा बना है, ये सिग्मा है, तो सिग्मा स्टार भी होगा, तो इसके पास सिग्मा स्टार भी है। तो पाई स्टार यहाँ का और सिग्मा स्टार ये बॉन्ड का आपस में वापस से कंबाइन करके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करते हैं, जिनको अगर मैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भाषा में लिखूं तो पाई स्टार माइनस सिग्मा स्टार, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा पाई स्टार प्लस सिग्मा स्टार। और आपको मालूम है कि जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं तो ऐसे केस में एक सेट ऑफ एक ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो नॉर्मल इनके एनर्जी लेवल से नीचे जाता है और एक इनसे ऊपर जाता है। तो आप देखिए ये सब जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे ये सब एम्प्टी थे, ये भी खाली था, क्योंकि भरा तो इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे है, सिग्मा और पाई में। तो इसका एनर्जी अपने नॉर्मल केस से भी ज़्यादा लोअर हो गया। अब जब लोअर एनर्जी हो गया तो जब कभी भी कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करना चाहेगा, तो अगर वो पहले यहाँ अटैक करता तो स्टेबिलिटी थोड़ा कम रहता, अगर यहाँ अटैक करेगा तो स्टेबिलिटी और ज़्यादा, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल अपने वैल्यू से भी काफ़ी नीचे जा चुका है। और यही इस मॉलिक्यूल को सबसे अलग बनाता है जितने भी दिए गए मॉलिक्यूल्स हैं, और यही कारण है कि ये 10 टू द पावर 5 टाइम्स फास्टर है नॉर्मल 1 डिग्री अल्काइल हलाइड के रिएक्शन से किया। अब आइए हम आपको दोनों ही डेटा 1 बाई 1 दिखा देते हैं, जहाँ पे बीटा गामा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो इफेक्ट था और उसके बाद इसका भी, जो स्टैंडर्ड बुक का बात है। तो ये देखिए एक एग्जांपल से यहाँ दिखाया गया है कि अगर कोई RO माइनस अगर अटैक करता है किसी अल्काइल ब्रोमाइड पे तो कैसे ये पूरा का पूरा रिएक्शन होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या दिखाया है, ये तीनों बॉन्ड ऑलमोस्ट पैरेलल, ये निकलने वाला है, ये अटैक करने वाला है। अब इनके ऑर्बिटल्स को देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब आप देखिए ऑर्बिटल्स में, आप देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो ऑर्बिटल है जहाँ पाई बॉन्ड है वो एक फेज से, ग्रीन कलर एक ही फेज से दिखाया, ये एक पॉजिटिव फेज, ये नेगेटिव फेज है। तो मतलब ये पाई का, और यहाँ पे देखिए ये भी हमारे पास क्या है, एक ऑर्बिटल जनरेटेड है। तो ये आपस में कॉन्जुगेट कर सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं, जो कि इसको स्टेबलाइज करता है, और इस वजह से इसका रेट नॉर्मल 1 डिग्री के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अच्छा, और इसके बारे में जो अभी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, इसके बारे में यहाँ देखने की कोशिश करिए कि ये दोनों का जो, इसका जो ऑर्बिटल है हमारे पास, इसके पास कितने ऑर्बिटल होंगे, ये जो पाई बॉन्ड बना है तो पाई बना है तो एक पाई स्टार भी होगा। तो पाई तो फील्ड है, पाई स्टार क्या है, एम्प्टी। पाई स्टार का क्या खास बात कि आपको मालूम है पाई स्टार में लोब का जो डायरेक्शन होता है बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो दूसरा वाला जो एटम है यानी ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इन्हीं दोनों के बीच में बना है। तो कार्बन के साथ क्या होने वाला है, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह का। तो यही एक वाइट से दिखाया, एक कलर्ड से दिखाया, इसका मतलब ये फेजेस हैं। अब देखिए ये इसका पाई स्टार है, और कार्बन ब्रोमीन का ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल को दिखाया गया। अब ये दोनों ऑर्बिटल यानी कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपस में कंबाइन करके फिर से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जनरेट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था
कि एक एनर्जी हायर और एक एनर्जी लोअर। जो लोअर एनर्जी है, जिसको लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, उसका डायग्राम कुछ इस तरह दिखाया गया है। मतलब पहले आप देखिए इतना छोटा सा था, इसके साथ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करके ये और बड़ा सा हो गया, जिसके वजह से जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो और आसानी से यहाँ अटैक कर सकता है, और यही इस मॉलिक्यूल को बहुत स्पेशल बनाता है। अब आपको अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात, वरना मैं आपको डेटा भी आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली कितना टाइम्स डिफरेंस आता है। तो ये देखिए, ये डेटा है इसका कि अगर हमारा ये नॉर्मल 1 2 3 4 ये नॉर्मल ब्यूटेन जो कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, अगर I माइनस यहाँ अटैक करे और इसके रिलेटिव रेट को अगर मैं 1 मान लूँ तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी का क्या चेंज आएगा। तो आप देखिए, अगर कोई भी अलग से हाइड्रोजन नहीं है यानी CH3 और Cl, ऐसे केस में अगर आयोडीन अटैक करता है तो ये देखिए 200 टाइम्स फास्टर है इसके कंपैरिजन। उसी तरीके से अगर यहाँ 2 डिग्री हो गया तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 एक्स्ट्रा कार्बन ऐड कर दिया, तो आप देखिए इसका रेट कितना 0.02 टाइम्स हो गया इसके कंपैरिजन में। इसका अगर रेट 1 है तो ये 0.02 हो गया। या अगर मैं उल्टा बोलूँ तो अगर इसका रेट 2 है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 100 टाइम्स यानी 50 टाइम्स इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा होगा 1 डिग्री का। 2 डिग्री होते ही वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एनीवे, अब हम देखते हैं कि अगर कॉन्जुगेशन होता है ट्रांजिशन स्टेट में, यानी लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा और गामा अनसेचुरेशन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, इसका इफेक्ट देखिए 79 टाइम्स फास्टर होता है देन दिस। लेकिन क्या अभी भी ये इससे ज़्यादा है क्या? नहीं, यहाँ पे आप देखिए अभी भी 200 टाइम्स है। अच्छा, इसके बाद और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर वो बेंजीन हो जाए तो वो मिथाइल के बराबर हो जाता है मोरलेस। यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन, यहाँ क्योंकि और ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा ट्रांजिशन स्टेट में तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा। ये मैं मॉलिक्यूल अभी ड्रॉप करूँगा, हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। इसके बारे में देखिए ये कितने टाइम्स बढ़ गया। तो जो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करने वाला है SN2 से, वो है इमीडिएट अगर इसके पास C डबल बॉन्ड O और Cl आ जाए तो। और यही खास बात है और यही सबसे स्पेशल पॉइंट था इस साल के आए हुए क्वेश्चन का। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं इसका क्या आंसर आने वाला है। तो सबसे फास्ट कौन हो गया? ये फास्टेस्ट, कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस मॉलिक्यूल का किसी के साथ। तो यानी अगर आपके पास बीटा पे कार्बोनिल का या कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का अनसेचुरेशन हो तो उसको आपको सबसे फास्ट करना है SN2 के लिए। उसके बाद किसका होगा? तो ये आएगा। उसके बाद कौन आएगा? R, और सबसे कम ये। यानी करेक्ट आंसर कौन सा आने वाला है? S, P, R and Q। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये कंप्लीट डिस्कशन समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख रहे होंगे, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, और इसी तरीके से मैं हर दिन एक एक नया क्वेश्चन अच्छे टॉपिक से लेके आऊँगा। और न सिर्फ उस क्वेश्चन को सिंपली डिस्कस करना है, उसके इन एंड अराउंड में अप्लाई होने वाले कंसेप्ट को भी डिस्कस करूँगा। तो ये मैं अप्रोच लेकर के आपके साथ जुड़ा रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ क्लैरिटी आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for watching this. See you guys in the next video.